नमस्कार प्रिय छात्रों, आप सभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं आपका दीपक चंद। और जैसा कि बेटा एनुअल एग्जाम बहुत करीब आ गया है और बीएससी पार्ट 1 एनुअल एग्जाम पेपर केमिस्ट्री आज हम विषय केमिस्ट्री आज हम बात करने वाले हैं बेटा। ठीक है, जो है बार बार बच्चों का जो है कमेंट में या फिर ऐसे नंबर पे पर्सनल नंबर पे कॉल मैसेज मैंने देखा कि बच्चे जो है पेपर को लेकर काफ़ी डरे हुए हैं। जिसको हम एक तो हाइड्रोफोबिया होता है जिनको वाटर से डर लगता है और एक होता है जामफोबिया जिनको एग्जाम से डर लगता है। ठीक है, तो जो आपने साल भर पढ़ा हुआ है ठीक, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने कॉलेज में क्लास लिया होगा, आपने कैंपस में क्लास लिया होगा, टीचरों ने आपको पढ़ाया होगा, अध्यापकों ने आपको बताया होगा। आपके एग्जाम फोबिया होने का कारण है क्योंकि आप बीएससी पार्ट 1 में है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या उससे जुड़े हुए संबंधित कॉलेजों में है, जहाँ की बीएससी में एनुअल एग्जाम होता है। और एनुअल एग्जाम यानी इस साल भर में एक बार एग्जाम होता है। ये 3 सब्जेक्ट होते हैं। अगर मैं बीएससी मैथ की बात करूँ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, और अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ क्योंकि मैं भी बायो ग्रुप में रहा हूँ, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, हर सब्जेक्ट का 3 पेपर होता है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 चाहे 4 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें आपका 50 नंबर का, चाहे वो जूलॉजी हो, बॉटनी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। एंड जो 100 मार्क्स होता है वो आपका थ्योरेटिकल एग्जाम होता है। ये होता है प्रायोगिक एग्जाम यानी प्रैक्टिकल एग्जाम, और एक होता है थ्योरी एग्जाम जिसमें रिटन होता है। तो एग्जाम में बीएससी पार्ट 1 में सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें आती है वो आती है हमारे यूपी बोर्ड के भाइयों और बहनों को। तो जब वो हिंदी में लिख के पेपर आए हुए हैं, बीएससी में क्या होता है बेटा, जो भी हमें आंसर देना होता है वो इंग्लिश में लिखना होता है। तो क्योंकि हमें कंटेंट तो पता है, हाइपर कंजुगेशन हम जानते हैं, हम इंडक्टिव भी जानते हैं, हम रीजनेंट भी जानते हैं, लेकिन उसको कैसे इंग्लिश में लिख पाए या इतना कंटेंट लिख पाए, इसमें थोड़ी विडम्बना रह जाती है बच्चों के साथ। और यही सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह उनके मन में एग्जाम फोबिया नाम का डर पैदा हो जाता है। तो मैं आज आपका दीपक डर को दूर करने के लिए आया हूँ। तो मैंने जो है लगभग 2017 और 2023-24 तक का पेपर मैंने एनालिसिस किया। हम क्या कर रहे हैं, मैराथन चला रहे हैं। ठीक है, इसमें मैं हूँ, मेरे कलीग हैं अमित यादव जी और दूसरे भाई हैं शिवाकांत जी। ये तीनों लोग, हम तीनों लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपका तीनों पेपर क्योंकि कराने तो मैं भी करा दूँ तीनों पेपर, लेकिन जो पढ़ाता है वो वही करे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, मतलब जो सब्जेक्ट जो पेपर स्पेशलिस्ट हो वही काम करे तो ज़्यादा बेहतर है हमारे बच्चों के लिए। तो अब एग्जाम करीब है, पेपर आपका है 3 मई, 5 मई, 7 मई। अगर मैं सही हूँ तो 3 मई, 5 मई और 7 मई को आपका एनुअल एग्जाम है। और बीच में बायोलॉजी थोड़ी दिक्कतें हैं कि उनका जूलॉजी का पेपर भी है, बॉटनी का पेपर तो हो चुका है। तो आपने बॉटनी का पेपर दिया होगा बेटा, तीनों पेपर, तो आपने कुछ अनुभव किया होगा ऑड ईयर और इवन ईयर क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ ये बात भी है बेटा, ये जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है ना वो सेम होता है। मतलब आपको जो ये कंट्रोल पेपर है ना, ये आपको जो है, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं आपको बता रहा हूँ एज ए सीनियर, एज ए टीचर की, ये जो कंट्रोल पेपर है वो आपका जुर्माना है या नाम बार है। ये आपको एक पैटर्न दे देता है, यहाँ एक तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज जो हम बात करने वाले वीडियो में वो हम बात करने वाले हैं जेट पेपर के बारे में। भाई मैं भी 2019 में पेपर दिया था, मेरा 2018 बैच है यहाँ पे, क्योंकि मैं अपना सीनियर भी रहा हूँ यहाँ का और अभी भी मैं यहाँ पे पीएचडी कर रहा हूँ। तो मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जो है आपके पेपर को लेके, जिससे आप आने वाले एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को मैंने क्वेश्चनों के थ्रू इन क्वेश्चनों और मैंने जेट पेपर बनाया है। जिन्हें भी ये जेट पेपर चाहिए होगा वो मेरे लास्ट वीडियो समाप्त होने का मैं अपना नंबर दे दूंगा, आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको पीडीएफ बना के शेयर कर दूंगा। अदरवाइज मैं इस वीडियो लिंक में भी इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ जो है अपलोड कराने की प्रयास करूंगा। ठीक है, तो ये मैंने ये पेपर बनाया है पेपर 2 के लिए। पेपर 1 और पेपर 10 में हम आपको गाइड करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन है जिनके आने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो जब आप ये पेपर लगा के पेपर में बैठेंगे ना,
ये पॉइंट है, पहला है BYQ लगाना है, ये डाल मान ये डाल, मतलब 2000 लगाइए, 2019 लगाइए, 2001 लगाइए, 2023 लगाइए, ये और ईयर हो गया। इवन नंबर में चले आइए 2018 2020 में क्योंकि कोरोना का तो पेपर नहीं हुआ था, 2022 और 2024 क्योंकि अब ये जो आपका एग्जाम है ये है 2025 और बेटा परेशान नहीं होना है। BSc पार्ट 1 में तब कम नंबर आते हैं, ठीक है। इसलिए जो इंक्रीमेंट होता है नंबर और परसेंटेज में वो पार्ट 2 और पार्ट 3 में हो जाता है मेंटेन। आप पहली प्राथमिकता यह रखें कि विदाउट एनी बैक, यानी 9 पेपर है तो 9 पेपर में हमें बिना बैक हुए बेहतर एग्जाम कर ले जाना है, इस बात पे हमें ध्यान देना है। तो हम बात जो है वो कम करेंगे, काम ज्यादा करेंगे। तो मैं आपके सामने लेके आया हूँ मैराथन क्लास फ्रॉम BSc पार्ट 1 पेपर, तीनों पेपर की में हम बात करेंगे। तो ये आज ये कवर हो गया, वेल डन। नहीं तो हम कल और परसों में, मतलब आपके पेपर से पहले हम आपको संभावित जो पेपर हो सकता है या जो आने वाले क्वेश्चन है उनका हमें आपको प्रोफार्मा बना के देने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आप हमारे प्यारे जूनियर हैं और हमारे स्टूडेंट भी हैं, बच्चे जो मेरे एग्जाम पढ़ते भी हैं, या एज ए टीचर एज ए सीनियर हमारा दायित्व बनता है कि हम कैसे आपका टीचर मार्गदर्शन करें और आप अपने अग्रिम पेपरों में या अग्रिम परीक्षाओं में बेहतर करते हैं, है ना। तो देखिए पैटर्न क्या ऐसा होता है, अभी मैं बेसिकली जो बात कर रहा हूँ ऑर्गेनिक वाले पेपर पे बात कर रहा हूँ, मैं इस पे बात कर रहा हूँ ऑर्गेनिक पेपर में 9 नंबर का होता है, मैंने मार्क्स में लिख लिया है 34 मार्क्स इनऑर्गेनिक, 33 ऑर्गेनिक और 33 विजुअल। अब जो हम बात करने वाले हैं बेटा जी, वो हम बात करने वाले हैं पेपर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्वेश्चन कितने आते हैं, पहला क्वेश्चन जो एक पेपर देखना है और ध्यान देना है कि हमें ये क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 9 क्वेश्चन, यानी इतनी अच्छी बात है, मतलब 9 क्वेश्चन रहेगा, हमें करना है इतना 3 क्वेश्चन या सॉरी ये क्वेश्चन। तो हम क्यों ना कम से कम 25-26 क्वेश्चन लगा जाए भाई, हम कह रहे 9 क्वेश्चन ही हम नहीं पढ़ते जाएंगे, हम ना दुनिया सारा और ना यानी हम 27 क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं ना, हम लोग पास हमें भी है भैया। अगर आपके 2-4 दिन ज्यादा पढ़ने के अगर आप विदाउट जो है बैक आप अच्छे मार्क्स के पास हो जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है, क्योंकि आपकी एक गलती, आपका डर, आपका एग्जाम फोबिया आपको न जाने कहाँ ले जाए बैठा दे रहा है, आपको आकलन करने में बड़ी समस्या होगी बेटा। इसलिए आप बिना डरे सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप जो डर करते हैं वो है आपका कर्म, और आपका कर्म है इस समय इस एग्जाम को महापर्व की तरह लेना और उसको एंजॉय करना। जैसे आप विद्यालय में हो रही सारी तांत्रिक कार्यक्रमों के अलावा त्योहारों को भी एंजॉय करते हैं, तो इस पेपर को भी आप एक महापर्व समझिए और इस महापर्व को आनंदमय होते इसको एंजॉय कीजिए। मैं पहला क्वेश्चन होता है वो होता है कंपल्सरी निम्न होता है, क्वेश्चन इन ऑल क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन यानी 9 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन करना हो। जो पहला क्वेश्चन होगा आपके प्रश्न पत्र का क्वेश्चन पेपर, जो आपका पहला प्रश्न होगा वो कंपल्सरी होगा। मैंने एनालिसिस किया, जो पहला क्वेश्चन वो दे रहा है वो बेसिकली ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म दे रहा है, यानी वो कुछ रिएक्शन मॉलिक्यूल दे देता है, उसके ऊपर कुछ रिएजेंट दे देता है और पूछता है व्हाट इज द प्रोडक्ट एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड इट, यानी वो रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा और क्या मैकेनिज्म है। तो हम उससे बात करेंगे। अब ये रिएक्शन उन होंगे जो देख के बता देंगे कि कौन सी टाइप की रिएक्शन है। अच्छा जी, एक रिएक्शन ये भी ये कोई एल्केन दिया है, उसमें Br ऐड आ रहा है, वहाँ Ba और Bt बन रहा है, मतलब ये 2017-2019 के पेपर का है और 2017 से लेके 2024 तक के पेपर मैंने इन पेपरों में बनाया हुआ है, ठीक है। ये पूरा ये पेपर है और ये और मैं जुबान नहीं ले सकता, नहीं मैं दवा क्योंकि पेपर हमने नहीं बनाया है, लेकिन आपको मैं 98% का भी जो है बात कह सकता हूँ। अगर आप क्वेश्चन लगाए जाते हैं तो संभावित आप फेल तो नहीं होंगे, नहीं बैक लगेगा, पास होंगे और अच्छे मार्क्स के पास होंगे। और अगर इस पर एक कृपा रही तो शायद बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आ जाए और आप में अच्छा मार्क्स अटेंड कर जाए, वो बात की बात है। हमारा काम है पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन तो ये है, ये भी है पहला क्वेश्चन ही, पहले क्वेश्चन के रूप में आया था, ये वाला आया क्वेश्चन पहले, ये भी पहला ही क्वेश्चन है।
मतलब मन नहीं वाले क्वेश्चन है जिनको करना ही करना है और अगर आप नहीं करते हैं तो 0 नंबर मान के चलिए, यानी अब आप 3 नंबर में जो पाएंगे। अगर आपने 3 नंबर को जोड़ दिया तो अच्छा जी। इसके अलावा भी क्वेश्चन है जो हम अभी डिस्कस करेंगे बेटा। पहला क्वेश्चन तो ये आता है बेटा, है ना। उसके बाद में थोड़ा आपको और बता दूं, दूसरा क्वेश्चन जो आता है अब आता है 2 3 4 5 6 7 8 और 9। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, जरूरी करना है, यानी उसके लिए बगैर मतलब वो करना ही करना है। आपका जो ऑप्शन है 5 क्वेश्चन करने का वो यहाँ पे है 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो क्वेश्चन है 2 से 9 तक, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे कि आप एनी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। तो बेटा मैंने जो एनालिसिस किया वो ये किया कि जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, वो आपने क्या करवा रहा है, वो आपने शॉर्ट नोट लिखवा रहा है। क्या लिखवा रहा है, मतलब 4-5 दे रहा है, उसमें शॉर्ट नोट एनी 2। मान लीजिए पहला क्वेश्चन में दे दिया है हाइपर कंजुगेशन, क्या दे दिया, हाइपर कंजुगेशन। दूसरा आपको दे दिया कार्बीन, क्या दे दिया, कार्बीन। तीसरा आपको दे दिया क्या, मेजो कंपाउंड, क्या दे दिया बेटा सॉरी मेजो कंपाउंड। और चौथा आपको क्या दे दिया, N1 रिएक्शन या E1 EV रिएक्शन। अब मैंने बोल दिया है ये नहीं आप लिखिए, क्या बेटा हमने आपको ये चीजें नहीं पढ़ाई क्या, अरे भैया ये भी जियो ये भी जियो और ये मान लिया एल्कली हैलाइड और अलाइल हैलाइड, तो इन्हीं को करना है। हाइपर कंजुगेशन और कार्बन हमने आपको नहीं बताया है। जब आप रिएक्टेंट के प्रोडक्ट बनाते हैं, ध्यान देना बेटा, जब आप रिएक्टेंट के प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऑर्गेनिक में बीच में क्या बनता है, एक इंटरमीडिएट बनता है। और वो इंटरमीडिएट क्या होता है, वेरी शॉर्ट लिव एंड हाईली रिएक्टिव। मतलब ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2, वहां पे मैंने बहुत विस्तार में आपको वीडियो बना के दिया हुआ है। कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो होता है वो प्रोडक्ट में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता है, बीच में वो एक इंटरमीडिएट बनाता है। और वो जो इंटरमीडिएट होता है वो वेरी हाईली रिएक्टिव एंड वेरी शॉर्ट लिव, यानी बहुत रिएक्टिव होता है और बहुत कम समय के लिए बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए नलोरी में रहते हैं, आपको कैंपस आना है, तो आप पहले बैंक रोड होते हुए आएंगे, यानी वो जो बैंक रोड है वो एज क्या है, इंटरमीडिएट है, वहाँ बहुत कम समय के लिए रुकते हैं, बनर रुकते हैं। तो ये इंटरमीडिएट होता है। अब ये इंटरमीडिएट में कितने टाइप का होता है, 1 2 3 4 5 और 6। पहला क्या होता है, कार्बोकेटायन, क्या होता है, when carbon carry positive charge are known as कार्बोकेटायन। Another is कार्बोएनायन। Next is free radical. What is free radical? Next is कार्बीन, उसके बाद नाइट्रीन। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो अभी एग्जाम में नहीं पूछा है बेटा, मैंने यही देखा, बेंजाइन, लेकिन हो सकता है एक बार पूछ ले। सॉरी मैंने वीडियो बना रखा है बेंजाइन पे भी, आप देख लीजिएगा। लेकिन आपकी ये जो है देखिए अब तक जो नहीं पूछा दिया है वो है ये भाई साहब, कार्बोएनायन और बेंजाइन। तो मेरी माने अगर आप इतना मतलब है आप ज्यादा पढ़ जाना चाहते हैं तो हमारा सुझाव है कि आप कार्बोएनायन भी पढ़ जाइएगा और बेंजाइन भी पढ़ जाइएगा। अब अगर आपको ऑर्गेनिक में डर लगती है, हमें नहीं पता, अगर आपको ऑर्गेनिक में डर लगती है तब आप क्या पढ़ के जाइए, ये बहुत जरूरी है। वो ये है, पहले आप पढ़ के जाइएगा कार्बीन, पहला इंटरमीडिएट, क्या पढ़ के जाइएगा कार्बीन और नाइट्रीन, सब कुछ पढ़ के जाइएगा, क्योंकि मैंने सब कुछ पढ़ाया है। कार्बीन बनता रहते हैं, ये उसका बॉन्डिंग क्या होता है, टाइप का होता है, ये सारी चीजें क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है। जैसे कार्बीन जो होता है वो सिंगलेट कार्बीन होता है और ट्रिपलेट कार्बीन होता है। तो कई बार मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन कई सालों में, नॉट ऑन डायरेक्ट आ गया है कार्बीन या द मेथड एंड प्रॉपर्टीज या टाइप ऑफ कार्बीन, ये दो टाइप का होता है। मैंने पढ़ाया है वीडियो, आप उसको देखिए ना, नहीं तो यह नंबर ये इंटर की जो बुक है वॉल्यूम 1 वो रामबाण है, उसको क्या जाइए, उसको पढ़ जाइए, उसको प्रैक्टिस कर जाइए।
बात होना है नाइट नहीं ये भी दो नाइट नाइट नहीं नॉट रिप्लेस नाइट नहीं उसके बाद एक बात वचन आया था नॉट नोट ऑन ट्रांसमुट आयन वो ट्रांसमुट आयन क्या बात आती है कैसे जनरेशन होता है इस तरह अपब्रेकिंग होता है तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी जो बॉन्ड लिवेज होता है वो दो टाइप का होता है एक होता है क्या होमोलेटिक और एक होता है हैप्लोलेटिक जो हैप्लोलेटिक लिवेज है इसकी वजह से कार्बोनेटायन और कार्बोएनायन बनते हैं और जो होमोलेटिक लिवेज है मतलब जो हैप्लोलेटिक लिवेज है वो इतनी प्रेजेंट में नहीं होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट आ जाता है अदर ए और बी है बी इज मोर इलेक्ट्रॉन देन ए मतलब कि बी में नेगेटिव जाएगा और ए पे पॉजिटिव जाएगा ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सॉरी ये हो गया आपका हैप्लोलेटिक लिवेज क्या हो गया बेटा जी हैप्लोलेटिक लिवेज और ये होता है बेटा आपका होमोलेटिक लिवेज क्या होता है अब होमोलेटिक लिवेज क्या होता है ये इसके लिए सनलाइट की जरूरत पड़ती है या यूवी लाइट की जरूरत पड़ती है और यहाँ पे अगर ए और बी है और दोनों के बीच में बॉन्ड बना है एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन तो जो बॉन्ड ब्रेक होता है बेटा जी वो एक तरह से ब्रेक होता है कि दोनों अक्रॉपिक हो मतलब जब हैप्लोलेटिक होता है तो एक अक्रॉपिक हो जाता है दूसरे अनलॉक हो जाता है लेकिन जब होमोलेटिक होता है यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हैप्लोलेटिक लिवेज में बट इन द केस ऑफ homoletic liveage equal distribution of electron takes place during the chemical reaction and they cause या they मतलब help in formation of free radical when carbon carry one electron are known as free radical ये मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि मैराथन है 2-3 घंटे की क्लास है तो मैं आपको क्लास भर सिलेबस नहीं पढ़ा सकता बट which one topic is more important in organic chemistry I will let you आप देख सकते हैं जैसा उसके बाद आपने क्या पूछ रहा है हाइपरटेंशन मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ाया है जिसमें मैंने आपको पढ़ाया है इन द यूवी में क्या पढ़ाया है इन द यूवी मेसोमेरिक इफेक्ट रियोनेट इफेक्ट एंड हाइपरटेंशन क्या है अगर हमको पता करना है कि विच कार्बोनेटायन इज मोर स्टेबल हम हाइपरटेंशन की हेल्प से भी बता सकते हैं हाइपरटेंशन तीन ही दोनों में अप्लाई होता है पहला कार्बोनेटायन दूसरा in case of कार्बोनेटायन in case of free radical and in case of एल्कीन अदर 10 तरह की एल्कीन है और पूछा है विच वन एल्कीन इज मोर स्टेबल यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जबसे ज्यादा होंगे वो एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होती है या नहीं अगर हमें स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बताना है तो विद द हेल्प ऑफ हाइपरकंजुगेशन विद द हेल्प ऑफ हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन हम इजीली बता सकते हैं कि दिस एल्कीन इज मोर स्टेबल रेदर देन दिस ठीक है आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी अभी जो मैं फर्दर ऑन द टॉपिक आऊंगा फिर मैंने देखा बेटा कि ट्रिग्नोमेट्री के दो अलग क्वेश्चन आ रहे हैं एक आ रहे हैं ई या जेड या आर और एक्स नॉमेनक्लेचर तो आप सबसे हम 5 साल का पेपर लगाइए और 5 साल में जितने भी तरह के क्वेश्चन आए हैं ई और जेड आर और एक्स नॉमेनक्लेचर पे आप उनको देखते चले जाइए हो सकता है उसी में आ जाएगा या इस वीडियो में कुछ और भी आ रहा है जैसे कि एन ब्यूटेन हो गया साइक्लोहेक्सेन हो गया इनको आपको ट्रांसफार्मर बनाना है मतलब इनका प्रोफाइल डायग्राम होता है जिसमें एंटीडॉट स्ट्रक्चर बनता है तो एक ऑर्डर आता है आप इस वीडियो में आप देखिएगा पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर डेफिनेशन भी आ रही है व्हाट इज स्टेरिलिटी भाई ट्राइडल कार्बन क्या होता है और सिंपल जो ट्राइडल कार्बन होता है अदर कार्बन ने अपने चारों बॉन्ड चार तरह के लोगों ने बनाया है मतलब सेम ग्रुप नहीं है ये हम बात करें यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड बनाया और चारों ही सेम ग्रुप है लेकिन अदर कार्बन ने ए बी सी डी बनाया है तो हम कह सकते हैं ये जो कार्बन है वो ट्राइडल कार्बन है ठीक है तो व्हाट इज द स्टेरिलिटी इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में आपको डिस्कस कर दूंगा मैं अपने मेनली जो डिस्कस करना चाहता हूँ बेटा वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ एक रिएक्शन के बारे में आपने अभी नाम सुना है फ्रीडल रॉक एल्काइलेशन एंड एल्काइलेशन शायद आपको याद आ रहा हो लाक्वेल बरामीटा अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर वहां पे आपने देखा होगा फ्रीडल रॉक रिएक्शन
तो मैं अजो परिणत नियतन होता है ना ये एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरोमैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है मतलब मेरा जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ना वो दो टाइप का होता है एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो when one electrophile replaced by another electrophile are known as electrophilic substitution reaction. When one nucleophile replaced by another nucleophile are known as nucleophilic substitution reaction. तो परिणत रिएक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ में प्रो यानी ये प्रोपाइल क्लोराइड है और एनहाइड्राइड एन के प्रेजेंट में क्या बनेगा जब ये बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा तो पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको परिणत रिएक्शन ही समझा दूं तो देखिए दो अलग रिएक्शन होती है होता है परिणत एल्काइलेशन और एक होता है परिणत एटाइलेशन ठीक है तो एटाइलेशन वाला एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ बेंजीन रहेगा और यहाँ पे होता है डी डबल बॉन्ड ओ और Cl और एनहाइड्राइड Al प्रेजेंट में मेरा जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है वो बनता है डी डबल बॉन्ड ओ और Cl प्लस Cl इसका नाम होता है बेटा जी एक्टोपिनॉन और ये है आपका बेंजीन ठीक है और ये क्या यूज होता है और का क्या काम होता है increase the rate of reaction ओके चलिए तो देखिए जो परिणत रिएक्शन होता है ना बेटा ये एल्काइलेशन वाले हैं चाहे आप मेटाइल क्लोराइड ले लीजिए चाहे आप प्रोपाइल क्लोराइड ले लीजिए ठीक है तो ये मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ ये वाला जो क्वेश्चन है ये आया था लगभग 2019 में ये जो है हो सकता है आ जाए 2025 में या ये ना आए तो एक क्वेश्चन मेरे पास और भी है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा ठीक है मतलब आप संभावित क्वेश्चन लगा के जाइए तो मैकेनिज्म हमें पर देख लेते हैं ऐसा मैकेनिज्म क्या होता है देखिए जो परिणत रिएक्शन है वो तीन स्टेप में कंप्लीट होता है पहला होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल दूसरा होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल सॉरी इलेक्ट्रोफाइल एंड थर्ड होता है रिमूवल ऑफ पुराना ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल ठीक है सिंपल हुआ क्या पहले रिएक्शन देख लीजिए हमने बेंजीन लिया तो यहाँ क्या होना बेटा ये हाइड्रोजन जो है वो H प्लस लेके निकलेगा बेंजीन पे क्या जोड़ेगा अपना इलेक्ट्रॉन आएगा माइनस अब जब ये माइनस हो गया तो और चाहिए तो यही इलेक्ट्रोफाइल तो ये जो क्लोरीन अब ये वाला बॉन्ड में क्या होगा ब्रेक होगा तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस अब ये प्लस क्या करेगा यहाँ पे अटैक करेगा और ये हाइड्रोजन जो H प्लस है वो Cl माइनस के साथ क्या बना दिया HCl बना दिया ये जो आप देख रहे हैं ठीक है ये जो आप देख रहे हैं यानी बेंजीन विल बी कन्वर्टेड इनटू इसका क्या नाम है इसका नाम है बेटा जी बोल दो क्या नाम है टॉलुएन नाम है क्या नाम है टॉलुएन नाम है अगले में क्या है बेंजीन विल बी कन्वर्टेड इनटू इसको बोलते हैं बेटा जी आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्या बोलते हैं बेंजीन बहुत बच्चे में हर बारी प्रोडक्ट जो बनाते हैं बच्चे वो ये बनाते हैं ये बना देते हैं CH2 और CH3 यानी यानी प्रोपाइल बेंजीन लेकिन में प्रोपाइल बेंजीन नहीं बनता है क्यों नहीं बनता है इसीलिए मैं आपके सामने हूँ और इसीलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और 2019 का ये पहला कंपल्सरी क्वेश्चन था यानी जब मैंने एग्जाम दिया था तब ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया हुआ था तो हो सकता है 2025 में भी आपका पेपर नहीं हो और ये क्वेश्चन आ जाए तो अगर यही क्वेश्चन आ जाएगा तो ये आपका 3 मार्क्स एकदम मतलब एक जोन में चला गया है ना तो हम इस मैकेनिज्म को डिस्कस करने वाले हैं बेटा जी ये है तो ये पहला हम क्या करते हैं पहला वाला ले रहा अगर हमने Cl लिया क्योंकि क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर होता है और हमने Al एनहाइड्राइड Al हमने लिया है तो बेटा जो एनहाइड्राइड Al होता है ना वो लुई एसिड की तरह होता है तो उसके पास अगर आप ध्यान से देखेंगे उसका कंप्लीट नहीं है यानी उसको क्या है इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और ये जो क्लोरीन है इसके पास क्या है इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन जुड़ क्या बना लेता है फाइनली Al4
माइनस बना लेना है, हमें क्या करवाना है, जनरेटर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करवाना है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा तो ये अटैक करेगा, तो ये जो पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये यूजुअली पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, ये डीलोकलाइज होते रहते हैं बेंजीन रिंग में, तो ये आगे इलेक्ट्रिक होगा, जब ये आगे इलेक्ट्रिक होगा तो ये पॉजिटिव वाला यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा। ये जब बॉन्ड डबल बॉन्ड जब दोनों इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएंगे यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा एक बन गया। अब फर्दर क्या होगा, जब यहाँ पे एरोमेटिक यहाँ पे हाइड्रोजन अपनी आहुति देना, मतलब अपना दोनों इलेक्ट्रॉन जो है बेंजीन को देना और H माइनस फॉर्म में H प्लस फॉर्म में बाहर निकलेगा। जब H प्लस फॉर्म में बाहर निकलेगा तो ये जो Al माइनस है ये अपना ये क्लोरीन तुरंत याद करेगा, और ये बना लेगा Cl और Cl3, हमें दोबारा जैसे हमने यूज किया था वैसे हमें मिल जाएगा। यानी का नाम होता है बेटा इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, समझ में आया आपको? ये क्या करता है, ये केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है लेकिन यूज नहीं होता है, केवल इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है, और हमारा यूजुअली जो है वो प्रोडक्ट मिल जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने बेंजीन लिया, आपने प्रोपाइल क्लोराइड लिया, तो आपको लग रहा होगा इस तरह ये यूजुअली जो है इसमें ब्रेक हो जाएगा प्लस और माइनस में, जैसे पहले वाले में हुआ है ना, बिल्कुल जनरेटर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल तो हो ना बेटा। लेकिन आपने कार्बोकेटायन जब हमने पढ़ाया था तो वहाँ मैंने बात किया था रीअरेंज, कार्बोकेटायन एक प्रॉपर्टी तो आता है रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट एक चीज होता है हाइड्राइड के, मेटाइल के, फिनाइल के, उसमें भी पहले हाइड्राइड के होता है, फिर फिनाइल होता है, फिर मेटाइल होता है। ये होता क्यों है बेटा, रीअरेंजमेंट कार्बोकेटायन में इसलिए होता है कि अगर केमिकल रिएक्शन के दौरान इंटरमीडिएट बन रहे हैं तो कई इंटरमीडिएट बनते हैं, मान लीजिए प्राइमरी इंटरमीडिएट बन गया, और अगर वहाँ संभावना है या तो हाइड्राइड चिप करा दे या तो मेटाइल चिप करा दे या फिनाइल चिप करा दे, वो कंट्री या कंट्री में बदल सकता है, तो कार्बोकेटायन के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है अपने आप को रीअरेंज करने की, ठीक है, और रीअरेंज वो अपने इसलिए करता है ज्यादा स्टेबल होने के लिए। भाई आप क्या चाहते हो, आप बीएससी के बाद क्या चाहोगे, एमएससी करना, एमएससी के बाद क्या करना चाहोगे, बीएससी, क्यों, क्योंकि आप अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। कोई भी हो, संसार में कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी लोग हो, जीव हो, कोई भी इंसान हो, अपने आप में क्या चाहता है, तुझे स्टेबिलिटी, और स्टेबल होने के लिए तो हम जीवन में मेहनत करते हैं। भाई हमारा हम आपको पढ़ा रहे, यानी हमें भी अभी लगता हो कि हम अपने जीवन काल में अच्छे टीचर बन रहे, अच्छी जगह पे जा रहे, आप मेहनत कर रहे, आप पढ़ रहे, यानी आप भी चाहते स्टेबल होना। वैसे कार्बोकेटायन भी चाहता है कि अदर रीअरेंजमेंट होने की वजह से, अदर रीअरेंजमेंट होने की वजह से मैं स्टेबल हो जाऊँ, ये अच्छी बात है। तो इसलिए ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनता है जो बनना चाहिए था, क्यों नहीं बनता है बता रहा हूँ। यहाँ जब बना ये बनाया बेटा प्राइमरी कार्बोकेटायन, क्या बनाया, प्राइमरी कार्बोकेटायन, बट यहाँ पे ऑप्शन है कि अगर ये वाला हाइड्रोजन यूरिया और ये पॉजिटिव चार्ज बीच वाले कार्बन पे आ जाए तो ये बन जाएगा क्या, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, और सेकेंडरी, और you all know that secondary कार्बोकेटायन is more stable than secondary and secondary is more stable than primary. That's why यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है रीअरेंजमेंट, तो मैग्नीशियम सेम होगी, बट जो पहला हमने जो बनाया है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करवाया है वो डायरेक्ट होगा, बट उसके बाद उसके अंदर क्या होगा, रीअरेंजमेंट होते और वो सेकेंडरी कार्बोकेटायन में बदल जाएगा, और फर्दर सेकेंडरी कार्बोकेटायन आएगा बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा और अपना मेन प्रोडक्ट क्या बना लेगा, अपना मेन प्रोडक्ट जो है वो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बना लेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बेटा। ये क्वेश्चन एक बार 2016 में भी आ चुका है, नॉर्मल में कंप्लीट द रिएक्शन एंजाइम मैकेनिज्म, वहाँ एक नंबर में आया है। 2019 में यही क्वेश्चन पहला क्वेश्चन बन के आया है। 2022 में भी ये क्वेश्चन कंप्लीट, ये जो मैं सीरीज बता रहा था बेटा, ये जो मैं सीरीज आपको बता रहा था,
ये वाला इसमें मतलब ये यहाँ पे वो पहला जरूरी हो गया, उसके बाद आपका ऑर्गेनिक यही क्वेश्चन आ सकता है, यूरिया आ सकता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और आएगा, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी वहाँ पे आपको ढेर सारे रिएक्शन दिए जाएंगे, रिएक्शन दिया जाएगा और दे दिया जाएगा व्हाट इज द प्रोडक्ट एंड व्हाट इज इट्स मैकेनिज्म। तो ये क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2019 में क्वेश्चन आया है बेटा आपका, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, 2019 में भी आ चुका है, 2017 में नॉर्मल क्वेश्चन के फॉर्म में और 2022 या 23 में भी आ चुका है। तो मैं क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट मान के चल रहा हूँ, क्यों? तो ये प्रीडन अलाप रिएक्शन है, प्रीडन अलाप रिएक्शन मैंने आपको बता ही दिया क्या होती है। उसके बाद मैंने एक्साइलेशन भी बता दिया, ये कौन सी रिएक्शन है, एक्साइलेशन भी आ सकता है, तो एक्साइलेशन भी आप नॉर्मल चला सकते हैं। ये मैंने इसका मैकेनिज्म भी बता दिया, नॉर्मल वाला भी और जो आया अब मेन एग्जाम में वो वाला भी। ये वाला मैकेनिज्म आपको तब करना है जब आपका वो वाला प्रोपाइल क्लोराइड रिएक्शन हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद एक क्वेश्चन और था बेटा, वो ये वाला था, एल्कीन दिया था, वहाँ पे HBr था। तो आपको पता है कि एल्कीन में जब HBr ऐड लगाते हैं तो दो कंडीशन होता है, एक होता है मार्कोनिक रूल और एक होता है एंटी मार्कोनिक रूल। इसके साथ ही आपने रूल का होता है कैटजेक रूल। कैटजेक रूल क्या करता है, मतलब एल्कीन में रिएक्शन करेगा, ठीक है, वो मेनली यह बताने का काम करता है कि कौन एल्कीन जो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट अपना बना रहा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, अब ये एल्कीन है, यहाँ पे आप दे रहे हैं दो ज्यादा डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो जो है पहला तीसरा और चौथे के बीच में डबल बॉन्ड और एक है पहला और दूसरे में, तो ये दो इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे, यानी ए और बी दोनों बनेगा। पहली कंडीशन ये होता है बेटा, ये जो लूजली पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो H को ले ले और ये Br जब ये H को ले लेना इसमें क्या आ जाएगा प्लस चार्ज, जब प्लस चार्ज आ जाएगा तो ये Br माइनस अटैक कर देना। ये जो पहला स्टेप है, अगर मैं एक वाले अगर मैं एक डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ तो ये कार्बोकेटायन बनेगा, और अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ एक वाले की तो ये कार्बोकेटायन बनेगा। जब ये वाला कार्बोकेटायन बनेगा, अभी क्या हुआ, ये वाला जब यहाँ पे पॉजिटिव आया, जब ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन नेट हुआ तो ये Br माइनस आया, बचा Br माइनस आया, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोकेटायन पे और ये प्रोडक्ट बना, ये है 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। और ये इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 1 2 3 4, एक बनेगा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, जो ये हाई मात्रा में बनता है, ये ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे ना बेटा जी, तो ये जो है वो कार्बोकेटायन और कार्बोकेटायन मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ये दो क्वेश्चन मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, एज अ क्वेश्चन जो एक कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, मैंने ये बना रखा है आपके लिए, ये मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में जो है आपको दिलवा दूंगा। ही में और भी क्वेश्चन है जिनके मैं डालने का प्रयास कर रहा हूँ आपने समझ के, और वो है कि मैंने आपको बता रखा है कि, और मैं क्या बता रहा था, ये मैकेनिज्म आप प्रैक्टिस करिएगा, ये मैकेनिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है बेटा 2000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2017 में पूछा गया था, आइए पहला क्वेश्चन जो एक कंपल्सरी क्वेश्चन में था, ये वाला है। ये जो क्वेश्चन है ये 2017 में पूछा दिया है और ये पूछा दिया है 2019 में, और ये 2018 में पूछा दिया था। एक बार आप चेक कर लेना, ये है। तो मैं प्रीवियस क्वेश्चन ही आपसे बात कर रहा हूँ बेटा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों पे थोड़ा प्रकाश डालना जरूरी है। उसके बाद मैंने क्वेश्चन देखा बेटा, इन्होंने क्वेश्चन दिया था दिया डबल बॉन्ड DH2, इसमें इन्होंने क्या करा रखा है बेटा, BH3 एंड ये पहली कंडीशन एंड दूसरी कंडीशन H2O2 में, ये पहला ऐसा मैंने क्वेश्चन देखा। दूसरा क्वेश्चन मैंने देखा बेटा प्रीवियस ईयर में ही ऐसा, CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन CH3, इन्होंने ऊपर डाल रखा है BB BH को
और एक वचन ऐसा भी होता है यज्ञ, यहाँ पे क्या डाला हुआ है, यहाँ पे डाला हुआ है सोडियम लिक्विड अमोनिया। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये मैंने कई तरह के व्यंजनों को देखा है। इन व्यंजनों को आप में कभी लगा पाएंगे, इन व्यंजनों को आप कभी लगा पाएंगे जब आपको इनके पीछे मैकेनिज्म पता होगा, है ना, या ये पता होगा कि ये कौन सी रिएक्शन है, तो ये जो भी रिएक्शन है ये अपना क्लास 11 और क्लास 12 का है, तो रिएक्टिव पार्ट 1 है ही क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ 11 एंड 12। भैया जो है नीट और जेईई में तैयारी करके आ रहा है, ऐसा नहीं रिएक्टिव जो डायरेक्ट करने चले आते हैं। नॉर्मल जो 10-5 बच्चे होते हैं वो प्रेशर होते हैं, बाकी जो 80-90 बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं 2 साल 1 साल 3 साल ड्रॉपर ही होते हैं। भाई 12वीं के बाद आदमी सोचता है कि नहीं मुझे IIT करना है, मुझे मेडिकल करना है, इसी कारण बात किसी भी विषम परिस्थितियों की वजह से, किसी भी अन्य कारण अगर वो इंजीनियरिंग और मेडिकल में नहीं जा पाता है तब वो मुक्त करता है, क्योंकि अब वो मैच्योर हो चुका होता है, तो उनको समझ में आता है कि नहीं बैचलर ऑफ साइंस भी हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन है जीवन में बेहतर करने के लिए, तो हम लोग करते हैं BSc की तरफ। ये मुझे लगता है कि पार्ट 1 में उन बच्चों को समस्या बिल्कुल भी नहीं होती है, ना होनी चाहिए जो ड्रॉप ईयर वाले हैं। ज्यादा समस्या हमारे यूपी बोर्ड के भाई बहनों को होती है और उनके बाद पूरी समस्या होती है जो प्रेशर बच्चे होते हैं, क्योंकि 12वीं के बाद जब वो BSc में आ जाए जहाँ उनको एक सब्जेक्ट का 3 पेपर देना पड़ जाता है, तो थोड़ा हेडेक हो जाता है। बस डोंट वरी, आप एक बार देने के बाद आप एकदम जो है मतलब उसमें एकदम आप वो हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे एग्जाम के लिए। तो अब मैं बात करने वाला हूँ, मैं आपको याद दिला दूँ, आपने मतलब मरण इन्हें याद दिला दूँ, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन और ये मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये लिंडार और बर्ट रिडक्शन, ये दोनों होता है बेटा क्लास लेवल 11 में, जो हम हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोकार्बन। और ये दोनों रिएक्शन हम पढ़ते हैं क्लास 12 में, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर रिएक्शन में, जिसमें IIT और नीट वाले बच्चों ये कॉन्जीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन भी पढ़ाया जाता है और NCERT में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। और हाइड्रोबोरेशन और इनेशन रिएक्शन जो है वो ये आपका प्रिपरेशन में अडॉप्ट अल्कोहल होता है। 1 मिनट बेटा, नहीं आप वाला, हाँ बेटा सॉरी बता देखिए, तो मैं आपको क्या बता रहा था, और ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। उसके बाद हम जो है इनऑर्गेनिक का पेपर भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, मैंने अमित सर को भी बुला रखा है, तो आप यहीं पे रहिएगा, अभी मैं आपको भी बुलाऊंगा। अभी मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे क्लियर कर दूँ बेटा। तो देखिए पहले मैं क्यों ना ये क्वेश्चन बताने पहले मैं ये रिएक्शन ही आपको बता दूँ, ठीक है? ओके, समझ आई हो आपको, समझ में आ रहा होगा बेटा वीडियो या लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमारा क्लास है लंबी भी जा सकती है, क्योंकि मैंने सोचा कि आपको जो है थोड़ा बहुत गाइड कर ही लिया जाएगा सीनियर एज ए टीचर, ठीक है? तो आप अपने प्यारे लवली जूनियर हैं, प्यारे बच्चे हैं, और हमारा फर्ज बनता है कि आप बच्चे मार्क्स पास हुई ताकि हमें भी लगे यहाँ हमारा पढ़ाया हुआ हेल्प हो पाया। देखिए पहले रिएक्शन हम बात करने वाले हैं बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख लेना प्रीवियस ईयर में, बस नाम आपको नहीं पता है, आप भूल चुके होंगे। इसमें होता क्या है बेटा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है और उसके ऊपर जब हम या कभी कभी ऐसे भी देता है इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोक्यूरेन, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन है बेटा, दूसरी कंडीशन है आपकी H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, ठीक है? तो यहाँ जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, OH, यानी यहाँ बनता है प्राइमरी
an uhan ni mana ya huwa ti ya ma ni yang ta mua mà kita ni na wala uran ni vậy thì bài này mà quán lệ nụ thấy nào quán lệ nụ quán nhé hả thì không biết tôi muốn nè hả anh video đi ạ anh video mẹ anh bị buồn nè hả nhà này hai đứa bọn anh hoặc gì nè anh nụ ở đó ba ít mẹ cháu đã biết à in đà đấy em đi nó quá nó hồ tài nhé họ đặt đi ra đây bọn anh bảo ít mẹ mà ít mẹ là đây biết đó anh ni một unit rule nhé anh đi một unit rule bạn nào mình nhập product mình mua bạn này bị primary dàn mua hình in ra đấy in nó quá ăn mặc nó bộ là hay biết là gì dạ nên là hay đi ăn đi mà đi ăn ní là mẹ quá đó đã đi ăn cả này ra đi nó bị lại gì vậy đó đi ăn nó bị lại gì đó để ra ăn thì hay nó bộ này ăn nó đi ăn nó hút nát dài đi ăn nó quá nó ra này lấy in ra đấy mẹ này nó giúp mà làm hay hết on là gì nó giúp mà làm mẹ để nó mua gì hếtนี่อะไรเนี่ยนั่นไม่เอานี่มาเลยนี่นั่นเลยฮะไอ้นั่นนี่มันอันอะไรนั่นอันนี่มันอันหูแล้วไม่จะว่าอะไรเนี่ยว่าไม่ได้หัวใจให้แล้วหัวใจไม่นั่นนี่ว่าให้นอนมาเนี่ยอะไรมาเนี่ยตัวนั้นมานั่นเลยนี่ฮะนี่เละจะว่ามีอยู่ที่บ้านนั่นนี่ฮะให้เราบอกเนี่ยอันนี้อันที่บ้านนั่นอย่าให้มีอันใดอันนี้อันหัวใจนี่รวมกันเนี่ยอินดาเนี่ยอันนี้อันนั้นว่านั่นอย่าให้hydrogen ion ibadah ya lah uyat mainat ion ibadah ya lah yani ye dekna hai minyak ini और ये देखना है ये यानी क्या है important ये कहा जाता है indirect external waterนี่है तो ये मैंने बता दिया है आपने क्या दिया बेटा हमें लेना है अनमैकेनिकल एल्कीन क्या लेना है और हमें ये कब डालना है और हमारा मिलेगा क्या प्राइमरी एल्कोहल फॉलोड बाय एंटीमार्कोनिक रूल अब मार्कोनिक रूल क्या होता है ये बता देता हूँ ठीक है एंटीमार्कोनिक एल्कीन में जब भी H2O या HBr को ऐड करा नहीं तो हम पैराक्साइड भी बोलते हैं तो कई बार जो क्वेश्चन आया है नॉट नोट में ये भी आया है कि नॉट नोट ऑन पैराक्साइड तो पैराक्साइड में आप क्या करेंगे आप लेंगे एंटीमार्कोनिक एल्कीन क्या लेंगे बेटा एंटीमार्कोनिक एल्कीन और उसमें आप HBr ऐड करवाएंगे वो भी 2 मैग्नेटिक कितने 2 मैग्नेटिक एक बार ऑक्सीजन पेरोक्साइड बोलिए और एक बार ब्राजीन पेरोक्साइड मतलब कि ऐड ऊपर दिया रहेगा H2O2 यानी ये वाला क्या है एंटीमार्कोनिक रूल है और ये क्या है मार्कोनिक रूल है ये क्या है मार्कोनिक रूल है और ये क्या है एंटी मार्कोनिक रूल है अगर एरो के ऊपर H2O2 दिया है और एल्कीन और HBr हटाना है तो आप एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट बनाएंगे और यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है बेटा देखिए पहले मार्कोनिक में क्या होता है ये प्लस और ये माइनस मार्कोनिक रूल यह कहता है negative part due to that double bond carbon which have less number of hydrogen तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा Br और ये हो जाएगा तो जब हाइड्रोजन कहा जाएगा इतने पास जाएगा जब Br माइनस इतने पास जा रहा है तो ये है मार्कोनिक का प्रोडक्ट एंटीमार्कोनिक में क्या होता है negative part due to that double bond carbon which have more number of hydrogen यानी यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है और Br अब आप लेंगे मार्कोनिक वाला ये बन होता है या एंटीमार्कोनिक वाला मैं कहूँगा मार्कोनिक वाला जो प्रोडक्ट बनता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है क्यों तो जब आप यहाँ रिमूवल ऑफ Br कराएंगे बेटा क्या कराएंगे रिमूवल ऑफ Br कराएंगे तो ये बनाएगा कार्बोकेटायन ये बनाएगा कार्बोकेटायन बट ये बनाएगा सेकेंडरी कार्बोकेटायन और ये बनाएगा प्राइमरी कार्बोकेटायन और ऑल ऑफ यू नो दैट सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटायन या समझ में आ गया ये है आपका पेरोक्साइड इफेक्ट अगर आपके क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट में ही शॉर्ट नोट ऑन पेरोक्साइड इफेक्ट तो आपको क्या करना है यही जो बातें मैं लिख रहा हूँ
ये ना ये जो है वो दो लोगों पे अप्लाई होता है उनका मार्कोनी रूल होता है कि मार्कोनी रूल अधिकार कर लीजिए ना when you attach to that double bond carbon which have less number of hydrogen are known as Marconi group and anti-Marconi या ये भी लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन ऑफ मोनोऑक्साइड क्या होता है H2O2 क्या होता है H2O2 ऐसे होता है मतलब ऑक्सीजन में बॉन्ड होता है मोनोऑक्साइड बॉन्ड होता है यही है मोनोऑक्साइड तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और नोट में भी आया है कई बार और नोट में भी आया है तो आप इसको हल्के में मत लीजिएगा ठीक है और नोट और मोनोऑक्साइड लिखिए ये मार्कोनी एंटी मार्कोनी हमने आपको समझा दिया कैसे अप्लाई होता है अब मैं आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म बताने जा रहा हूँ क्योंकि अगर वो रिएक्शन जाननी है तो पहले आपको मार्कोनी और एंटी मार्कोनी जानना चाहिए और रिएक्शन में क्या करते हैं बेटा अल्टीमेटली एंटीन हमने ले ही रखा है ठीक है इसमें हम क्या लेते हैं बीएचडी जो है ना बेटा वो डायमंड फॉर्म में रिएक्ट करता है ये हमें ये ना होते ये भी हो सकता है B2 उसके बाद टेट्रा हाइड्रोक्लोरीन होता है ये पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन H2O1 OH माइनस तो एक मैकेनिज्म क्या है बेटा मैकेनिज्म ये मैकेनिज्म क्या होगा बीएचडी है H और H है हमारे पास और जो ये बोरॉन है इसका क्या है इनकम्प्लीट है इसका जो बी और बीटा है वो क्या है वैलेंट है और ये जो लूजली पाई डबल बॉन्ड है ये जो एल्कीन हमके पास क्या है इलेक्ट्रॉन है ये अपना पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बी और बीटा में देख रहा है तब यहाँ पे क्या आता है हल्का का पॉजिटिव चार्ज बनेगा नहीं कार्बन फॉर्मेशन नहीं होता है तो जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पे ये हाइड्रोजन रिमूव होता है और वो जाके जोड़ को पूरा कर देता है मतलब पॉजिटिव चार्ज को हटा देता है जो पहले प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुका है H2 और H2 इससे जुड़ेगा B H और H और ये जो है ये जो H2 बना वो ये वाला हाइड्रोजन ले लिया पहला इसमें अभी भी देखिए बोरॉन में 3 बॉन्ड बना है 1 2 3 यानी अभी भी का P और B क्या है वैलेंट है तो क्या होगा दोबारा एल्कीन आएगी ये डबल बॉन्ड दोबारा क्या होगा ये जो लूजली पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है ये इधर जाएगा वैलेंट वाले में फिर यहाँ क्या होगा ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा जो अगला प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा B यहाँ पे H यहाँ पे H2 और वैसे ही यूनिट इधर भी हो जाएगी अभी भी पी और भी क्या है वैलेंट है देखो ना एक बॉन्ड दो बॉन्ड 3 बॉन्ड तो अभी भी ये एल्कीन आएगी डबल बॉन्ड फिर क्या होगा फिर वही होगा ये जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो इसमें जाएगा और ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा H2 और एक यूनिट H फिर दूसरी यूनिट H2 और H2 और यानी आप क्या करते हैं कि ये कुछ ऐसा हो गया है ये कुछ ऐसा हो गया है कि कितनी बार है N और B अब अगला H2O2 आ जाएगा अब H2O2 कितना लेंगे हम N लेंगे H2O2 लेंगे ये NOH माइनस NOH पॉजिटिव लेना तो ये बन जाएगा और बोरिक एसिड BOH का होल ट्वाइस और जो हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा और क्या नाम है मेरा प्रो यानी ये प्रोपेनल बन गया आई होप आप इस मैकेनिज्म को समझ पा रहे होंगे बेटा देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एच कहाँ से आया है की वजह से आया है एंड OH की वजह से आया है एक मोनोऑक्साइड की वजह से आया है
ये वो यहाँ क्या लगाना एंटी बार उन्हें रूल लगाना दोबारा मैं आपको मैं नियम क्लियर कर दे रहा हूँ एक बार देखिए हुआ क्या ले लिया हमने में क्या है 3 बॉन्ड बने हैं 3 ये इलेक्ट्रॉन है और क्या है इनकम्प्लीट है ठीक इसमें इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि वैलेंस पी ऑर्बिटल है डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है वो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में आएगा वैलेंस ऑर्बिटल में आएगा पार्टिकल पॉजिटिव आएगा इस कार्बन में अब उसको स्टेबल करने के लिए अपने ये हाइड्रोजन क्या कर देगा आहुति दे देगा वो हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा और सिंपल जो पहला इसमें होगा वो होगा और ये वाला हाइड्रोजन ले लिया और 2 हो गया ध्यान देना ठीक उसके बाद ये का और ये कितने बॉन्ड हो गया पहला अभी भी बोरॉन ने 3 ही बॉन्ड बनाया हुआ है अभी भी उसका पी ऑर्बिटल क्या है वैलेंस है दोबारा ये एक्शन में आया दोबारा ये एक्शन में आया एक और एल्कीन ठीक है तो यहाँ पे क्या हुआ दोबारा ये अपना पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लिया दोबारा अपने हाइड्रोजन अलॉट किया और फिर ये 2 यूनिट बन लिया वैसे दोबारा अभी भी पी ऑर्बिटल वैलेंस था दोबारा ये एल्कीन आया और इस तरीके ये 3 यूनिट बनी मेन यही बना मेन जो है वो ये बना ठीक अब यहाँ पे जो H2O2 था और मीडियम में रिएक्शन की तो क्या हो गया H2O2 है हम 3 मॉलिक्यूल ले लेंगे क्योंकि ये 3 है या तो हम ये भी लिख सकते हैं H3 मियो और तो बोरिक एसिड है ठीक है और ये आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या बना ये वाला प्रोडक्ट और बैक करता हूँ अभी ये वाला प्रोडक्ट में तो यहाँ समझ में आ रहा है ये भी क्या है मेक प्रोपेनल और ये भी क्या है मेक प्रोपेनल तो ये सब मैटेरियल में से अप्रोच है कि हाउ टू अटेंड फ्रॉम अनसिमेट्रिकल एल्कीन टू प्राइमरी एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल क्यों बना क्योंकि फॉलोड बाय एंटी मार्कोनिक रूल जहाँ इनडायरेक्ट एडिशन हुआ है हाइड्रोजन ने दिया है OH माइनस ने दिया है H2O2 ने दिया है ये हुआ मेरा पहला रिएक्शन अब इसी के तो मिलता जुलता रिएक्शन होता है बेटा OM DM जिसको बोलते हैं ऑर्जिमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन ठीक है इसमें जो हम रिएजेंट लेते हैं बेटा रिएजेंट लेते हैं वो होता है मर्करी एसिटेट यानी HgOAT का होल बाई ये पहली कंडीशन एंड दूसरी कंडीशन में लेते हैं बेटा NaBH बोल लेते हैं ठीक होता क्या है अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है बेटा जी क्या होता है इसके ऊपर जब एरो के ऊपर जब हम HgOAT ये एसिटेट आयन होता है बेटा ये वाला ये HCOO माइनस इसको हम बोलते हैं एसिटेट आयन ये मर्करी एसिटेट है ये पहली कंडीशन प्लस वाटर के साथ लिया जाता है दूसरे में बेटा जब हम NaBH कोड लेते हैं क्या लेते हैं NaBH कोड ये एज यूज होता है रिड्यूसिंग एजेंट ठीक है तो ये हम हाइड्रोजन करा रहे हैं ना तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो बनता है बेटा यहाँ पे OH और यहाँ पे हो जाता है यानी ये बनाता है बेटा सेकेंडरी अल्कोहल और ये फॉलोड बाय ये जो रिएक्शन है वो फॉलोड बाय मार्कोनिक रूल क्या आता है यहाँ भी हाइड्रोजन देता है ये हाइड्राइड देता है H माइनस फॉर्म देता है रिड्यूसिंग एजेंट देता है और जो OH माइनस आता है वो यहाँ आता है मर्करी एसिटेट की वजह से आता है और यहाँ भी इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर होता है वहाँ भी क्या होता है इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ water followed by Marconi rule. The negative part goes to that double bond carbon which have a least number of hydrogen. तो ये negative part कहा जाएगा इतने बार हाइड्रोजन कहा जाएगा इतने बार ठीक है ये जो है वो मार्कोनी रूल लगाता है ठीक है H लगता है कौन देता है ये NaBH कोड जो रिड्यूसिंग एजेंट है और माइनस इसकी वजह आता है ठीक है और यहाँ पे क्या होता है इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर होता है तो ये बनाता है सेकेंडरी अल्कोहल तो ये मैंने आपको बता दिया ये आप क्वेश्चन देखिएगा प्रीवियस में आया हुआ है आपको बताया था नहीं ये ऑर्जिमर्क्यूरेशन है डीमर्क्यूरेशन है या ये हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है या ये लिंडलार यूज हुआ है या बर्क रिडक्शन आप दे देना इस कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड गिव ऑल्सो गिव इट्स मैकेनिज्म तो आप चाहे वो मैकेनिज्म भी दे सकते हैं ऐसे आप चाहे रिएक्शन डायरेक्ट भी बता सकते हैं ऐसे इतना बता ही सकते हैं ना
इमाम उन्हें लुन लगाया एंड इमाम उन्हें लुन लगाया क्लियर है चलिए अब हम थोड़ा आगे की तरफ रुक करते हैं क्योंकि मैंने यार वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताया हूँ मैंने ये रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है पांचवा यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं ऊर्ज रिएक्शन ऊर्ज रिएक्शन रिएक्शन अब बहुत सारी है लेकिन ये ऐसे रिएक्शन है ये चारों पहले के चार जो एक रिएक्शन के फॉर्म में आया हुआ है मतलब अगर आपने एक बार ध्यान इन रिएक्शन या एनियम को नहीं पढ़ा है तो आप डायरेक्टली रिएक्शन जो है वो एग्जाम में आप रोज नहीं कर सकते हैं अगर आपकी ऑर्गेनिक थोड़ा अभी भी है तो इस रिएक्शन के आयु आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है और ये मैंने जो बनाया बहुत एनालिसिस करने के बाद ये पेपर मैंने बनाए हैं ठीक है लिखा हुआ है तो आपको ये पीडीएफ फॉर्म में चाहिए होगा मैं दे दूंगा अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं मुझे लगता है कि आपके अंदर एग्जाम फोबिया दूर हो ही जाना चाहिए ये पेपर है और ये पेपर मतलब ये नहीं है वही आ जाएगा और ये भी मत समझिए ना नहीं अभी इम्पोर्टेंट नहीं है तो अगर आपके सीनियर में आपके टीचर ने एनालाइज किया है तो जरूर उसने कुछ सोचा होगा कि पैटर्न को फॉलो किया होगा यहाँ एक उल्टी है यहाँ पैटर्न को फॉलो किया जाता है ठीक है तो घबराइए मत जो आपने पढ़ा है आपके क्वेश्चन में एग्जाम वही पूछे जाएंगे आपको ऑप्शन दिए जा रहे भाई 9 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन करना है पहला क्वेश्चन कंपल्सरी है 8 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आपको करना है हो जाएगा डरो नहीं एक नकारात्मक ऊर्जा के साथ तैयारी करो आपके पास समय है तैयारी करो आप अपना कर्म करो अपने एग्जाम में ठीक है चलिए आगे बात करते हैं अब मैं बात करूंगा दो वेरी इंपॉर्टेंट ये क्लास 12 की बात की क्लास 11 में आ जाते हैं एक होता है लिंडलार और एक होता है बर्क रिडक्शन है ना क्या होता है आइए देखते हैं बेटा हाँ ये हो गया वीडियो बहुत ध्यान से देखना और कॉपी और पेन ले बैठना पहले बता रहा हूं अब आते हैं लिंड लार और ये होता है बेटा जी BIR बर्क रिडक्शन दोनों में ही बेटा ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड अलग होते हैं यहाँ पे पीली बीए को बोल लिया जाएगा या पीली के साथ कैल्शियम कार्बोनेट लिया जाएगा इन प्रेजेंट ऑफ विनिलोन लोन या सल्फर के प्रेजेंट में ये आएगा पॉइजन यूज करता है मतलब देखिए नॉट बता रहा हूँ सल्फर के प्रेजेंट में होता है यहाँ भी क्या होगा आर ट्रिपल बॉन्ड आर यहाँ पे क्या लेते हैं सोडियम लिक्विड अमोनिया तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आर हाइड्रोजन और आप इसको जान सकते हैं ये होता है बेटा ट्रांस एल्कीन और ये क्या है बेटा टर्मिनल एल्कीन नहीं होनी चाहिए यानी ये डबल बॉन्ड होना चाहिए वो बीच में होना चाहिए ये क्या है यानी म्यूटुइन है म्यूटुआइन है कन्वर्ट इसमें हो रहा है ट्रांस एल्कीन में यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है यहाँ पे लेते हैं पीली BiO4 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर या विनिलोन ठीक है और यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है बेटा वो बनता है RH और H यानी यहाँ पे बनता है Le ये हो गई बात इसके नाम की अब बेटा ये होता चाहिए दोनों जो होते हैं ना ये करवाते हैं पार्शियल रिडक्शन क्या कराते हैं देखिए न्यूक्लियोटाइड का काम होता है ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में करवाना न्यूक्लियोटाइड का यही काम होता है प्रोवाइडेड बाय हाइड्रोजन जो हमारा निकेल प्लैटिनम या प्लैटिनम होता है ये आपको क्या करता है अगर आपने एल्काइन में डाल दिया तो एल्काइन को ये एल्कीन में बदलेगा और एल्कीन को इसमें बदल देता है एल्कीन में लेकिन अगर हमें ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड ही चाहिए तो हमें उसका कंट्रोल रिडक्शन कराना पड़ेगा या पार्शियल रिडक्शन कराना पड़ेगा ये दोनों भाई साहब जो लोग हैं ये पार्शियल रिडक्शन कराते हैं और दोनों ने अलग अलग रिएजेंट यूज किया और दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है यानी प्रोडक्ट सेम है
लेकिन ये वो अलग है, बना हुआ ये नहीं, लेकिन ये बनाना है। अब इसका मतलब क्या है, कार्बन ए और ए ऊपर, बी और बी नीचे, यानी दो ध्रुव सेम टाइम, दो ध्रुव सेम टाइम। और अगर अपोजिट इंक्लाइन हो जाए तो इसको ट्रांस बोलते हैं। आपने ई जेड आर एस या फिर आपने ई और ट्रांस ज्योमेट्री पढ़ी होगी ज्योमेट्री में, वो में दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं ये होता है लिंडलार और ये होता है वर्ग रिडक्शन, जो इस ट्रिपल बॉन्ड और इसमें अनुवाद देता है डबल बॉन्ड में। ठीक है, तो ये मेनली क्या अनुवाद है, ये दोनों क्या अनुवाद हैं, ये दोनों अनुवाद हैं पार्शियल रिडक्शन। क्या अनुवाद है, पार्शियल रिडक्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समय बहुत कम है और जल्द ही मैं आपको ऐसे ही तीनों पेपर एनालिसिस करवा दूंगा, जिससे कि आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी और आपका डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो पेपर को आज हम कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम अपना बात कर लेते हैं बेटा, ये कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन हो गए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि टॉपिक है हमारा एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी आप देखिए भर भर एक क्वेश्चन आया हुआ है। एरोमेटिसिटी में भर भर एक क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें आपने पता है ये वाला क्वेश्चन, ये क्या है, COT, इसको बोलते हैं साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। अब ये क्या होता है, बहुत लोग क्या करते हैं, 2 4 6 8 8 पाई इलेक्ट्रॉन है सर। अच्छा, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंजुगेशन हो ही रहा है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। उन लोग इनको क्या कर देते हैं, ये क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। और ये हो गया ज्यादा, तो ये नहीं है एंटी एरोमेटिक होता है, नहीं है एरोमेटिक होता है, ये होता है भैया नॉन एरोमेटिक। और नॉन एरोमेटिक के लिए मैंने कंडीशन बताई थी, या यहाँ पे प्लेनर लैक हो जाएगा और यहाँ पे कंजुगेशन लैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एक्चुअली में ये होता नहीं है ड्यू टू द लैक ऑफ प्लेनरिटी। ये कब ऐसा होता है, ऐसा होता है कब ऐसा होता है, ऐसा ये ऐसे ऐसे है। कब ऐसा होता है बड़ा इसको देख लेना, ये मुझे लग रहा है एक मिनट में आप इतना जो लेक्चर होता है वो सब ऐसा होता है। और सब एक होने की वजह से बेटा ये ना ही एंटी एरोमेटिक होता है और ना ही एरोमेटिक होता है, ये होता है आपका क्या, नॉन एरोमेटिक। क्या होता है, बोलिए, नॉन एरोमेटिक होता है। ठीक है, उसके अलावा और भी रिएक्शन देखने को मिलेगी जिसमें या पर ध्यान दे देना। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पॉइंट ऑफ व्यू में। पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बेटा प्रेजेंट रिएक्शन मैंने आपको बता ही दिया, उतना एनियम भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है ना। ये होता है बेटा सब एक रिएक्शन और न्यूक्लियर सब एक रिएक्शन, ये होता है आपका
non aromatic compound Akura aluminium jaya aromatic and aromatic non aromatic jauh dah lain berat ni lain lah ini aromatic compound jauh ni hot nan oh ni nan tay là jauh compound đây đó maka sorry jauh compound đây đó một cái này vị mà này aromatic and aromatic and non aromatic identify giá đó nó on hot nan luôn giá đó nó on aromatic gimana ni not reaction amat là về here đó nó đi phải ăn là hay ở đây nó mà là identify and it rồi này là hết ada reaction ni là hàng này ya reaction này ya ta này ya men yen wa apa ai aromatic होता है आप ये ले लिया मैं ये ले लिया और इतने का ऐसे ले लिया इतना नाम है नेन तो अब ये पता होगा कि अगर दो व्यंजन में नाम में यूज होती है वो नेन अहलातियों नेन में एरोमेटिक कंपाउंड होता है क्यों जो दो यार ये आ ना तो एन इवेंट क्या ये लो वो एन ना पाई ना होने चाहिए है ना इतना दो यार पांच के ना इतना मोर और एन इवेंट क्या रखने पाई and evaluate là gì đó là nung muốn em là nung bay lại non hồ là gì bên đây ổ and evaluate là gì đó là nung ra nung bay lại non one là nung ra một one nhá một cái này là có anh là one event one là nung là như nhau này one nhá một này kia là nhìn bay lại non là lên vô ao nhau này đó aromatic compound hộ này thì ra đi no ye na nhau là ta là những anh biết bay lại non hụt này nhẹ biết nhau này aromatic hụt này nhé on anh đang event liên quan ha nhau vậy đó muốn bay lại non nhẹ bay lại non ven bay lại non nhẹ nên bay lại non nhẹ biết nhau không nhé and ni aromatic nhau không nhé biết đâu and ni aromatic hụt này nhé đấy aromatic hụt này nhẹ nhàng này bay lại non bóng luôn mi lại đi nước ở đó rọ bắt nên nhiều đẹp nên lại đi rọ bắt nên nhiều đẹp nên nhị ở đó lên rồi nhá biết nước hai mươi đại vậy anh ót dầu đi bác mua đến là nước bay lại non nước bò nó còn lại gì nhá đó anh đi ăn nó đấy aromatic này thì hot nó không đến mặt ai à and aromatic này lại đi phiêu hồn lại gì lên nó phiêu hồn lại gì nên nhiều đẹp nên phiêu hồn lại gì như vậy mua đến and bay lại non hồn này như vậy and even new one gì ở đây hot này and even new nhiều đấy nhiều đó anh tụi hồn như thế còn nó này là mẹ này lại phiêu hồn lại gì hồn đây hết lên nó ăn nhiều đẹpนั่นเนี่ยbiết lênนั่นแหละคนอยากได้อยากbiết rõ bắt ăn nhiều đẹpนั่นthì hồi nào còn bạnอย่าให้พวกนั้นไปเนี่ยนั่นก็พอแล้วอันได้อย่าให้พวกนั้นไปเนี่ยนั่นก็พอแล้วอันได้เล็กนิดเยอะและคนเราพวกนั้นแรงนั้นอีเมลมันอยู่đẹpนั่นเลยนี่เหรอวันนี้นี่เนาะนั่นนี่อันฮะปุ๊บแต่ว่าเนี่ยจะหน่าอะไรเยอะนั่นเลยได้นี่อันเนี่ยได้จะออกไปได้อินโทรคอมเมนต์อ่อนย่าเนี่ยเนี่ยยูได้จะมีอะไรอินโทรคอมเมนต์ตัวเองอันนี้อยากมาตัวที่เขาตัวเองที่ไปเขาเนี่ยจะไม่ได้บรรยายไอเดนนี้ไปย่านี่วิจารณ์นี้ออกไปได้อินโทรอันวิจารณ์นี้มีอะไรอินโทรมันเนี่ยนี่พิบัติเวนที่เรียกเดนไว้เด็กอัมพรมีเหตุยอดต้องไปได้อินโทรก่อนต้องไปได้อินโทรจะเนี่ยอันนี้บ้านเนี่ยในวันนี้แหละต้องไปเรียนนี่ไปดูอันนี้ออกไม่อยากไปละไม่มีเนี่ยมีตัวแม่นั่นเองรู้แม่ทำไมเนี่ยมันแม่นั่นเนี่ยแล้วว่ามันใหญ่อย่างนี้มันนี่อยากรับปุ๋ยเนี่ยเนี่ยอยู่ให้เนี่ยตอนแรกได้นิ้วเนี่ยเนาะนี่จะเป็นแบบเรียนต่อนี่แบบนู้นหมุนคำพ้องยามนี้นะแบบไอ้นี่เนี่ยที่บ้านเนี่ยยังไงนี่โอ้ยเนี่ยมีอะไรเนี่ยมันน่ะยามนี้เนี่ยก็เอาบ้านเนี่ยเนาะพี่เราไปเนี่ยแบบนี้จะว่าเราได้อินวิวันนี้อยากไปได้อินโทรอินวิวันนี้ไม่ได้อินโทรยอดไปได้อินโทรหมดได้บ้านในวันนี้แหละไปเรียนนี่ไปเนี่ยออกก็อยากไปรับไม่ผิดเลยประหยัดเจ้าแต่นึกเนี่ยนี่เหรอประหยัดเนี่ยเจ้าไม่เลยนะโอ้ยใหม่นะเนาะนู้ปอยนี่เอาไปเนาะปอยนี่นั่นเลยนะเนี่ยจะเป็นยังไงฮัทปอยนี่อันไปหาดูยันหดแต่ยามีอะไรเนี่ยยามีให้เนี่ยยังเป็นยังมีนอนให้ยาให้
đại minon một ta đại minon thì á việc đại nước để cho nó đi ra mà này rồi ion mi ra mình này ion mi văn đại bài là anh đi ha ui như thế này đó còn nó cái là mình hết gì bây giờ bị mà nó còn nó cái là dài đó còn đi mà nó bài là mình là dài đó nhỉ còn ai là mình đây là ai là mình đây là còn nó là giá này là đây là mình on nó là nhiều em nó này là bài này làm tiền cho nó ai là nó là giá này là biết lẽ là này là nhỉ bây giờ bắn dài đây ta làm hết or lu này lu mình nói ở đây bắn dài đó bài đó này lu mình nói nhé और इसमें क्या बनेगा इसमें भी मैं अपने बच्चे जल्दबाजी में नहीं हुआ होता है बरब्रोमीन यहाँ लगा दिए और ये बरब्रोमीन यहाँ देते हैं यहाँ लगा देते हैं अब आप मुझे थोड़ा 2 मिनट पॉज लीजिए और बताइए क्या ये दोनों प्रोडक्ट नहीं है 1 मिनट बता दीजिए 1 मिनट और बात कर लेंगे लाख के बाद और देखिए अब ये दोनों ही जला है ये दोनों ही जला है क्यों ये दोनों ही जला है क्यों क्योंकि ये होता है मेटा डायरेक्ट इंद्र क्या होता है मेटा डायरेक्ट इंद्र और मेटा डायरेक्ट इंद्र अपने बाहर जाने वाले इलेक्ट्रोपाइल को अपने मेटा पोजीशन पे भेजते हैं यानी जो इतना प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा और मेटा पोजीशन पे क्या लग जाएगा ब्रोमीन और ये हो जाएगा ना डायरेक्ट एंटर ये दोनों नहीं बनेगा क्यों तो ये मेटा डायरेक्शन होता है और मेटा डायरेक्शन जो होता है वो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रोपाइल या न्यूक्लियोफाइल को अपने मेटा पोजीशन पे भेजता है और तो या पैरा में नहीं भेजता है इतना वीडियो मैंने अपलोड करवाया हुआ है ऐसे बात जानते मैं बता भी दे रहा हूँ देखो यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन या जो भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना वो आपको पैरा डायरेक्ट होता है और जो बेंजीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेने लगता है वो होता है मेटा डायरेक्ट इंद्रो एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है इसलिए हाइड्रोजन वाई नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने है हाइड्रोजन होता है वाई वाई दैट मींस बोथ आर ऑटोमेटिक डायरेक्टेड ग्रुप या ये वाला भी वो ये में भी देखो एक्स और वाई में ये नहीं मोल इलेक्ट्रॉन वाई यानी इसका अगर बात करें बेंजीन के ऊपर नहीं है तो अगर इससे पूछा जाए ऑटो पैरा है या मेटा है तो आप ये बात करते हैं ऑटो पैरा डायरेक्टेड ग्रुप होता है बिकॉज एक्स इज ग्रेटर देन वाई क्लियर यहाँ भी अब यहाँ इनों में क्या होता है वाई ग्रेटर देन ये मेरी प्यारी इतनी है जिनको बहुत ज्यादा समस्या होता है ये आइडेंटिफाई करने में विच वन इज ऑटो पैरा डायरेक्टेड ग्रुप एंड विच वन इज मेटा डायरेक्टेड ग्रुप तो ये लगभग मैंने ऑर्गेनिक ना आपने बहुत चीजें क्या ही बता सकता हूँ बेटा समय बहुत कम है ठीक है नेक्स्ट लेक्चर अगर मैं अरेंज करता हूँ मैं और जो इसमें बचत का होगा वो आपके साथ क्लियर करूंगा तब तक के लिए आप वीडियो देखें और पेपर को एकदम अच्छे से तैयार करें मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ जिनको अपना पेपर चाहिए होगा PDF फॉर्म में जो भी आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा वीडियो में अगर उपलब्धता होगी तो मैं आपको डलवा दूंगा इसका जो है लिंक इसका PDF जो है मैं डलवा दूंगा नंबर मेरा आप नोट कर लीजिए 287691458 ठीक है बेटा अगर आपको जो भी मेरे हेल्प हो पाएगी मैं आपको करूँगा अब हम बात कर लेते हैं पेपर 1 पे पेपर 1 पे अमित थोड़ा आइए आप और थोड़ा देखिए क्या है एनालिटिक्स अपना आपने क्या एनालिसिस किया है थोड़ा इन बच्चों को समझाइए आप पेपर 1 में मैं यही कहूँगा बेटा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक प्रॉपर्टी और कोऑर्डिनेशन अगर आप नहीं पढ़ते जा रहे हो तो मेरे को बड़ा समस्या की बात है आइए देखिए इसमें क्या है पेपर 1 में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो मैं लिख रहा हूँ मैंने भी एनालिसिस किया है पहला है एटॉमिक स्ट्रक्चर दूसरा है केमिकल बॉन्डिंग ठीक है फिर प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट प्रॉपर्टी ऑफ
एलिमेंट और लास्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कोऑर्डिनेशन का मैथनी। मैंने लिखा हुआ भी है कोऑर्डिनेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इन चार चैप्टरों के बारे में हमें थोड़ा आपको बताएंगे। बाकी लास्ट अरेंज होती है तो हम लोग इस पर भी एक लंबी चर्चा आपके साथ करेंगे ऑनलाइन माध्यम से सारे प्रिय छात्राओं के लिए, क्योंकि हमारी उनकी भी कामना है या 25 नंबरों के पास हो। मैं आपके लिए बात मानिए, आप अपने कर्म पे भरोसा रखिए, एग्जाम को एक महापर्व की तरह लीजिए और आपने जो कहा है उसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए। तो यार जितना पेपर से पहले आप अपना एग्जाम दीजिए, ये पेपर मैंने बनाया है तो आप सॉल्व कीजिए, देखते अड़िए या बिना देखे अड़िए, देखते अड़ना पड़ रहा है फिर भी अड़िए। तो अगर एक क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ आ लिया एग्जाम में, वहां पे आपको करने में समय नहीं लगेगा। आपने यदि यार ये क्वेश्चन मैंने अभी प्रैक्टिस किया था तुरंत कर ले जाएंगे, पर आप यकीन मानिए इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ इसमें मिलेगा ही मिलेगा। बियॉन्ड ने क्या ही बना लेगा भाई और में टीचर पेपर, ठीक है। के पास नोट भी है, तो अगर वो इधर आपको कुछ बताना चाहे तो आप उसको भी आप लीजिएगा, ठीक है। मैं उसका भी नंबर आपको दे दूंगा, आपको जो है नोट प्रोवाइड करवा देंगे पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। एक बार नंबर अपना बोल दीजिए, तो एक बार नंबर बोल दीजिए अपना 98 हाँ 988 ये हमें करना है। और ये भी जो है ये अपने ही सब्जेक्ट केमिस्ट्री में, और मैं भी बेटा जो है ये करता हूँ और एज ए इंजीनियर है, एज ए टीचर है आप लोग के, हम लोग तो आप लोग हमसे जो है हो पाएगी, हम लोगों से युवा कर भी है, उनकी तबीयत खराब होने की वजह से आज वो उपस्थित नहीं हो पाए मैराथन में, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि हम अगला मैराथन भी जो है एक समय शेड्यूल जारी करें और उसमें हम कर्म पेपर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर भी चर्चा करें, ठीक है। तो आप पेपर 2 और पेपर 1 ये जो गैप है 10 दिन का, पेपर 1 पेपर 2 तैयार कर डालिए, फिर पेपर 1 पेपर करने में भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, चैप्टर 19 से बता ही सकता हूँ क्या क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला केमिकल काइनेटिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिर बेटा आ जाइए इक्विलिब्रियम पे, फिर आ जाइए थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है, और थर्मोकेमिस्ट्री भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत चैप्टर है, ठीक है। ये चैप्टर ये हमें पार्ट होने से ज्यादा मार्क्स आपको दिला देंगे। और ऑर्गेनिक तो मैंने डिटेल में चर्चा कर ही लिया है, जब जब मुझे मौका मिलेगा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आइए थोड़ा पेपर 1 में बच्चों से डिस्कस किया जाए। आप इस वीडियो को ढेर सारा जो है प्यार और इतने लीजिएगा और इस वीडियो को देखिएगा। आई होप आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे बेटा, ठीक है। पेपर 1 का थोड़ा डिस्कशन हो जाए। पेपर 1 में क्या है, इनऑर्गेनिक का पेपर है आपका, है ना। इनऑर्गेनिक का पेपर जितना डिस्कशन हो पाए, क्योंकि सर के पास नोट भी है वो आपको नोट भी उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा हैदत नहीं लेना है बेटा। और बाकी हम सॉल्व अगर हम ही सॉल्व करवा देंगे तो आप क्या करेंगे, क्योंकि हम तो सॉल्व करा देंगे लेकिन आपका सॉल्व करना जरूरी है ना भैया, आपका सॉल्व करना जरूरी है। हम ये बता सकते हैं ये चैप्टर आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अगर अनसॉल्व आप सॉल्व करें, चाहे देखे चाहे बिना देखे, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाए बजाय कि हम सॉल्व करवाएं। तो ये हमने माने हम कितना करा लेंगे तो कह रहे हैं 10 नहीं 15 क्वेश्चन करा लेंगे। और 15 क्वेश्चन में अगर बियॉन्ड जा लिया फिर तो आप वाला जो 10-15 क्वेश्चन स्वयं लगाएंगे तो आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे। फिर किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछा जाए आप एलिजिबल होंगे उसका आंसर देने में। और एक क्वेश्चन में क्या क्या है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है, डी ब्रोगली है, प्रोविंडर वे इक्वेशन है। ये अब आप नहीं पढ़ जाएंगे, उम्मीद करेंगे जो है आप नंबर नहीं आया भाई, कैसे आएगा। फार्मूला जानिए, थ्योरी जानिए, तो अब जो है हम इस तरह से चर्चा करेंगे, है ना। और आज इनका ऑनलाइन माध्यम से पहला क्लास है, तो आप इसके लिए इनको बधाइयाँ दीजिएगा। और आप मतलब जो है कामना करिएगा कि हम लोग जो है आपके लिए और बढ़िया कंटेंट तैयार कर पाए।
और आपका वीडियो देखना, उसमें सकारात्मक या नकारात्मक टिप्पणी ही हमारा मेन वो है, पूंजी है। क्योंकि आप जैसा हमें बताएंगे कि हमारा फीडबैक आप भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप प्लीज वीडियो ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही हम मिलेंगे और आपके अग्रिम परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। नहीं काफी है ना। स्टार्ट करें सर, चलो स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो इनऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर बच चुके हैं, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी अगर समय मिला तो हम पूरे चैप्टर को कवर करवाएंगे, और नहीं समय मिल पा रहा है तो हम आप लोगों की सहायता के लिए इसकी जो भी नोट्स हो सकेंगे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको हर चैप्टर्स के जो बच चुके हैं चैप्टर्स हो, या फिर जिनका कॉन्सेप्ट आपने ऐसे वीडियो में तो पढ़ लिया है बट नोट्स बना नहीं पाए हैं, तो उनका कोशिश करने की प्रोवाइड करवा दे आपको। तो बहुत छोटा सा ओवरव्यू है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का, जिसमें कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कुछ देख रहे होंगे आप बोर्ड पर लिखे हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, जिसे अगर आप आपके नोट्स में हो या आपके क्लासेस चली हो यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में पढ़ाया गया होगा तो आप जरूर पढ़े होंगे। तो रिवीजन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं, इन्हें आप जरूर रिवीजन में अपने एक बार जरूर एक दो बार रिपीट तो कर ही ले। जैसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये एक प्रूफ करने वाला है, तो इसे आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको उसके कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएंगे, और कैसे इस प्रिंसिपल को आपको राइट करना है ये भी बहुत ही क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में कितना लिखना है, कितने वर्ड्स होने चाहिए, इस क्वेश्चन अगर आता है तो इसके लिए। और सेकंड क्वेश्चन जो है, जो कि हमने देखा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, इसके डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल के कई बार पूछे गए हैं। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट रिपीट कर रहा है हर ईयर में, तो इस क्वेश्चन को तो आप लोग जरूर ही इग्नोर ना करिएगा, जरूर ही लिखने के और याद करने की कोशिश करिएगा। प्रैक्टिस जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है पेपर से पहले, कि पेपर में आप कितना नंबर गेन कर रहे हैं, इसके लिए जो आपने एक साल तो पढ़ाई की ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट अलग चीज है और आपकी प्रैक्टिस अलग चीज है। प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा करेंगे नंबर उतना ज्यादा ला सकते हैं आप। और थर्ड क्वेश्चन जो है श्रोडिंगर इक्वेशन, ये भी केमिस्ट्री तो जरूर है बट कहीं ना कहीं ये मैथमेटिकल टाइप्स है और प्रूफ करना है, लेकिन बायो की स्टूडेंट इससे प्रूफ है मैथमेटिकल वर्ड सुन करके डरेंगे नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिस की चीज है और प्रैक्टिस में आप कुछ भी कर सकते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन जो है सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर का है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू है, जो कि साई एंड साई स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। तो ये दोनों क्वेश्चन को दो न मान करके आप एक ही मानिए। और 6 नंबर का क्वेश्चन जो है एंगुलर मोमेंटम का है। 7 क्वेश्चन जो है क्वांटम। क्वांटम तो बहुत ही बेसिक चीज है, अगर आप साइंस फील्ड में आ गए हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो क्वांटम और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो क्वांटम तो पढ़ना ही पड़ेगा।
और केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ही होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग आती है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में कोई भी टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो, इसके लिए आप क्वांटम नंबर तो आना ही चाहिए। क्वांटम नंबर्स के 4 टाइप्स होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। और ये तो चारों क्वांटम नंबर जो है बहुत ही आसान है। तो इस ये दोनों फार्मूला आप इसको बताएंगे, आप ड्रिब्रोगली इक्वेशन भी है जो कि छूट गया था, बट ये तो इस टॉपिक, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है, बहुत ज्यादा है नहीं चैप्टर, तो इसे आप एक दिन में कवर कर सकते हैं। बट पहले दिन आप पढ़ेंगे तो एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि कुछ बच्चे जो है प्रूफ को देख करके हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ही डर जाते हैं और छोड़ देते हैं कि प्रूफ है, हम बायो के स्टूडेंट हैं, हम क्यों करें, हम थ्योरी वाला पार्ट लिखेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको आ जाता है करने इसको प्रूफ, तो ये कम पेज में कम टाइम में एग्जाम में आपका टाइम भी बचाएगा और नंबर कटने की कहीं से भी कोई भी चांसेस नहीं रहते हैं अगर इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करते हैं तो। वैसे ही डी ब्रोगली इक्वेशन है, इस इक्वेशन को भी सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे जितने भी टॉपिक है, मैक्सिमम टॉपिक इसमें जो कि कॉन्सेप्ट के बाद प्रैक्टिस इसमें मैटर करती है कि आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं। इसी तरह हाइजेनबर्ग का जो है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होती क्या है, तो इसके फॉर्मूले जो है वो हम आपको लिख करके बहुत कम टाइम में सोच रहे हैं बता दे कुछ, ताकि आपको आपके माइंड में ये क्लिक कर जाए कि हाइजेनबर्ग कुछ नया तो नहीं बता दिया गया। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो होती है डेल एक्स एम डेल वी यही फॉर्मूला है जो कि आप प्रूव करेंगे तो आएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग की नज़र से कभी ना कभी तो गुजरा होगा, और इस चैप्टर को आपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी, किसी भी क्लास में पढ़ी होगी तो ये जरूर कभी ना कभी तो गुजरा होगा। तो बहुत हार्ड नहीं है, आप इसे प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा। जहाँ पर ऐसे सिंपल ओवरव्यू बता दूं तो एच जो है वो फ्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू उम्मीद है कि आप सभी लोग को पता ही होगी, क्योंकि आप सभी ने 12th पास करके ही एडमिशन लिया है। तो इस फ्लैंक कांस्टेंट है, और जो रिलेशन है वो क्लियर कर रहा है कि व्हेन ट्राई टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट ऑफ पोजीशन डेल्टा एक्स शुड बी डिक्रीजेज हैं, हेंस डेल्टा पी इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। जब डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करती है, फिर डेल्टा पी की वैल्यू इंक्रीज करती है। डेल्टा पी क्या होता है, यूपी बोर्ड वालों के लिए कोई नया वर्ड नहीं है, आपने पढ़ा होगा संवेग। संवेग होता है पी इक्वल टू एम भी होता है, वही डेल्टा पी है। जब डेल्टा एक्स की वैल्यू डिक्रीज होगी फिर डेल्टा पी की वैल्यू इंक्रीज होती है। ऐसा ही सेकेंड जो क्वेश्चन था हमारा वो ऑर्बिट एंड ऑर्बिट कपलिंग का था। तो ऑर्बिट एंड ऑर्बिट कपलिंग, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल क्या होता है, डिफरेंस दोनों में क्या होता है इसके, तो 4 पॉइंट हैं जो कि अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल क्या होते हैं। तो ऑर्बिट को बहुत डीप अगर पढ़ाया जाए तो काफी टाइम लगेगा, बट आप के एग्जाम नजदीक आ चुके हैं तो आप नोट कर सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि ऑर्बिट जो होती है वो 2 डायमेंशनल सर्कुलर पाथ होती है राउंड द न्यूक्लियस इन विच डिफरेंट एनर्जी लेवल। एंड ऑर्बिटल जो होती है वो 3 डायमेंशनल स्पेस होती है अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम कॉल्ड ऑर्बिटल। एंड सेकेंड पॉइंट जो होती है वो ऑर्बिट की, ये ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करते हैं हम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जबकि ऑर्बिटल जो है ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड पॉइंट जो होती है ऑर्बिट के लिए वो होती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट 2n स्क्वायर। बट ऑर्बिटल में की केस में क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज 2। 1 ऑर्बिटल के केस में एक ऑर्बिट
दो इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होंगे, एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या होता है कि ऑर्बिट ऑल और सर्कुलर इन शेप होती है, बट ऑर्बिटल जो होता है डिफरेंट टाइप ऑफ शेप होता है। जैसे कि आप सुने होंगे कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल डम्बल शेप का होता है, डी ऑर्बिटल डबल डम्बल होता है, एफ ऑर्बिटल जो होता है कॉम्प्लेक्स शेप की होती है। और फिफ्थ पॉइंट जो है ऑर्बिट का वो ये है कि इट डज नॉट कंसीडर हाइजेनबर्ग कंसेंट्रेटिव प्रिंसिपल एंड डुअल नेचर एंड मैटर। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर की पहली लाइन ही होती है चैप्टर जब स्टार्ट होता है। तो ऑर्बिट जो होता है वो डज नॉट कंसीडर द हाइजेनबर्ग कंसेंट्रेटिव प्रिंसिपल एंड डुअल नेचर, जबकि ऑर्बिटल जो होता है ये कंसीडर्ड द हाइजेनबर्ग कंसेंट्रेटिव प्रिंसिपल एंड डुअल नेचर। और सिक्स पॉइंट जो होती है ऑर्बिट की, इट इंडिकेट एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट इट इंडिकेट एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्बिटल जो होता है इट गिव्स ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये 6 पॉइंट थे, इन्हें आप नोट कर सकते हैं ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल का। और ये पॉइंट तो एग्जाम में हमने देखा कि कई बार रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन, इसलिए सोचा कि इसको बता ही दे, आप नोट कर लीजिए, इतना सफिशिएंट है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती क्या है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हम कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बाय अप्लाइंग द मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑन द de Broglie मोशन वेव। ऐसे श्रोडिंगर वेव का इक्वेशन भी आप लोगों ने जरूर, हाइजेनबर्ग होगी। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता क्या है, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m1 h स्क्वायर। क्या सर? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले से स्टार्ट होती है। वहां से हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो होते हैं उसको ऐड करते हुए, प्रूव करते हुए, और लास्ट मोमेंट में हमारा इक्वेशन यहाँ आकर के कंप्लीट होता है, जिसमें हमने ये रिप्रेजेंट किया है डेल स्क्वायर जो होता है, डेल स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपन डेल जेड स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं लैप्लासियन मैथमेटिकल ऑपरेटर। इसका यूज करते हैं यहाँ पर। तो किसी ऑनसॉल्व में या किसी आप क्वेश्चन में देखेंगे तो उसमें इसके साथ इक्वेशन दिया होगा, तो ऐसा नहीं लगेगा कि आपको ये कुछ अलग इक्वेशन वहां देखने को मिले, तो हाइजेनबर्ग की इक्वेशन नहीं है, वो भी हाइजेनबर्ग की इक्वेशन ही होती है। तो लैप्लासियन ऑपरेटर को यूज करके हम इस इक्वेशन को मर्ज करके और छोटा करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था ये था सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर होता क्या है, द wave function of psi has no physical significance except the representation of the amplitude of the electron wave. नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ हम लोग थे, सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर पे। सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर होता क्या है कि द वेव फंक्शन ऑफ साई has no physical significance except the representation of the amplitude of the electron wave. Psi square give the probability of finding electron of a given energy from place to place around the nucleus. Psi square जो होती है वो
फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ ए गिवन एनर्जी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अराउंड द न्यूक्लियस होती है। इफ द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट इज 0। उस पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की वो 0 है। ऑन द अदर हैंड इफ साई स्क्वायर की वैल्यू इज हायर एट एनी पॉइंट, 0 से अगर अधिक है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट इज हायर होता है। ये बात ये है कि पेपर 1 में ये बात हुआ था, ठीक है, लेकिन मैंने भाई हमने तो पूरा समझ पेपर देखना है। पेपर क्योंकि मैंने पढ़ाया था, पेपर 1 में भी मैंने पढ़ाया, लेकिन मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। मैंने कल की बात किया, की बात है कि पेपर 1 का लेबर में चलाना है, हमें इतना करने बता ही लिया। हाइजेनबर्ग, डी ब्रोगली, वेंडर और भी एन और भी ये क्या क्वेश्चन मतलब समझिए बहुत ज्यादा क्योंकि हमने जब पेपर एनालिसिस या दोनों लोगों ने बैठ के तो ये हर साल कॉमन है, आप अपने प्रीवियस ईयर में देखिए। तो मैंने कहा कि मेरे पास जो है नोट भी है, मैंने कहा कि भाई बच्चों को जो है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप नंबर मैंने पहले ही लिया है, हम लोग पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट भी दे देंगे। ये समय रहता है हमारे पास, तो सर जो है आपको और भी चैप्टर का थोड़ा ओवरव्यू देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आई होप जो है वीडियो बहुत लंबा ना हो, इस बात अभी हमें ध्यान रखना है। जब वीडियो लंबी हो जाती है तो बच्चों का आकर्षण उसको देखने की जो रुचि होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, क्यों? तो इसलिए एज ए स्टूडेंट भी हम लोग जान रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि कल हम लोग दोबारा लाइव आने का प्रयास करेंगे। लाइव नहीं है, यदि ऑलरेडी वीडियो ही है, आज नहीं तो कल सुबह अपलोड हो जाएगी। तो हम लोग अपना अपलोड करेंगे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय लेंगे वो हमें सर और सेवा कर लेंगे। मैं उनसे जो है बताने के लिए तबीयत खराब थी, इसलिए वो आज नहीं हो पाए। तो ये दोनों लोग आपको पेपर 1 और पेपर 2 का अच्छा ओवरव्यू देने का प्रयास करेंगे। आज हमें करने बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास भी किया इन्होंने, मैं देख रहा था, क्योंकि देखिए क्लास पहली बार लाइव आने का नहीं होता है, तो सर जाने की क्षमता होती है। सर ने बात बोला, बहुत प्यारी बात बोली कि ये जो है हाइजेनबर्ग और किनेटिक और जो है मैथमेटिक्स के लिए आसान होता है, बायो के लिए बड़ा हार्ड पड़ता है, हार्ड कुछ होता नहीं है। तो इन्होंने सही बात कहा, जिससे करने की चाहत होती है वो इनके पे भी लागू होता है। इन्होंने भाई ऑनलाइन मैंने कभी नहीं पढ़ाया है, मैंने बोला करना चाहते हैं और मैं आपसे कराना चाहता हूँ ऑनलाइन माध्यम से, आप करिए, आप कर ले जाएंगे। और आई होप आपको ये नहीं समझ में आ रहा था कि उन्होंने पहली बार किया कि डिजिटल बोर्ड पे या ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाने का प्रयास किया है, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन आना भी है अपने आप में बहुत ही मतलब पॉजिटिव एनर्जी का जो है कि वो होता है, संचय होता है। तो हमारा मेन मोटा है कि हम सब मिलकर अपना पेपर बेहतर कराना चाहते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय निवाकर और अमित सर का होना, ठीक है। आज के लिए हम दोनों आप लोगों से जो है विदा लेना चाहेंगे और इस उम्मीद से विदा लेना चाहेंगे कि जितने मेहनत और जितने कर्तव्य निष्ठा से हमें यह वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, उतनी ही मेहनत, उतनी ही लगन और उतनी ही देखने और पंचवटी से आप भी वीडियो को देखेंगे और अपना सकारात्मक विचार का बैठेंगे, टॉपिक पे ले बैठिएगा और पेपर को सही में समझिएगा। तो आई होप ये एक वीडियो आपके पेपर के लिए इतने ज़्यादा लंबा नहीं ले सकता है, क्योंकि हम लोग यही क्या कर रहे हैं, तो इतना भी आपको बेनिफिट मिलना चाहिए और मिल रहा है और मिलेगा आगे भी, क्योंकि हम लोग आप लोग के लिए पहला वर्ष का पेपर, हम लोग ये लगातार 2-4-5 वर्षों से देख रहे हैं। तो हमने ये जो पेपर बनाया ये ऐसे अपने मन से नहीं बना दिया है, ये प्रॉपर एनालाइज किया है, 3-4 घंटे 5 घंटे की मेहनत लगी हुई है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक एक बार पूरा बता दे रहा हूँ, 9वां क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आएगा, वो चाहे आपके टारगेट कुछ वाले, चाहे नाइट्रेट कुछ वाले, चाहे आपके रिएक्शन 1 रिएक्शन कुछ वाले, चाहे रिएक्शन 2, चाहे इवन पीबी, ये है, चाहे हाइपरटेंशन बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन है आपके लिए। ना यकीन हो तो आप 2-3 मई 5 मई तो आप पेपर में देख लीजिएगा बेटा, ठीक है। डिफाइन वाला क्लियर है, पहला क्वेश्चन कंपल्सरी आना है और है वो मैंने क्वेश्चन करवा दिया है। और उसके अलावा बीच में एरोमेटिसिटी है, अब एरोमेटिसिटी आपको नहीं पता होगा, आप चले जाएंगे और पेपर देने तो फिर आप पूछिए। तो लगभग जितना मैंने संभव हो पाया हम लोगों ने हमने किया है, चीज़ों को बताने का प्रयास किया। और भी रिएक्शन जो आप जानते हैं आपके दिमाग में आता नहीं, हाइड्रोबोरेशन, इसमें भी मैंने डालने का विट मैकेनिज्म प्रयास किया है, ठीक है।
हमें करने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको ओवरव्यू दिया। नेक्स्ट में आपको केमिकल बॉन्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट और बोरॉन का भी है, बोरॉन वगैरह में भी है ना। इस वार्निमेटन में जो है हमारा क्या उसमें वो है, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत इस बोलता नहीं ऑर्गेनिक में आता है, क्योंकि हम दोनों की केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हुई है, इसलिए वार्निमेटन वगैरह हम लोग का बहुत इस फेवरेट है। तो नेक्स्ट वीडियो में यार जो है आपको ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर या जो है आपके मेरे या बच्चों को ये रिलेशन जरूर करवाइएगा। तो इंदर वे रिलेशन इनका पेपर 3 तारीख को है, इससे पहले ये जो बायो वाले हैं वो डरे ना, उनके लिए सर एकदम रामबार का काम करेंगे, बताएंगे ये और ये थोड़ा। अब बायो वालों के लिए आप इसका वीडियो भी बनाएंगे, आप मतलब यही पे लाइव रहेंगे, आप उसको समझा देंगे, वे नोट को दे ही लेंगे ताकि का प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट थोड़ा बताएंगे और वार्निमेटन में आपको वार्नर थ्योरी वगैरह के बारे में या हाउ टू कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आता है वो आपको नहीं बताएंगे। आज के लिए हम लोग आप लोग से विदा लेना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारा आशीर्वाद और आपको ढेर सारा बेस्ट ऑफ लक आपने अंतरिम पेपर के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।